आपने अब तक कितने पोर्ट्रेट बनाए होंगे? पोर्ट्रेट तो काफ़ी बहुत। एक मुझे याद है, हाँ, अर्ली 60s में मैं पेंटिंग तो करता था, तो कुछ एक एक आध पोर्ट्रेट किसी उसका इमरान रहमान का पोर्ट्रेट बनाया था। जी। और वो पोर्ट्रेट मैंने ये नेशनल एकेडमी में एग्जिबिट। तो एक क्रिटिक थे, समझे, चार्ल्स फावरी, जो उस वक्त के बड़े अच्छे क्रिटिक माने जाते थे। उन्होंने कह दिया कि ये हुसैन को पोर्ट्रेट नहीं बनाना चाहिए, मॉडर्न आर्ट के अंदर पोर्ट्रेट नहीं बनता। जी। अच्छा। और उस वक्त एक और सतीश गुजराल भी पोर्ट्रेट बनाया करते थे जी। वो, क्योंकि मैक्सिको वगैरह होके आए थे तो बड़े पावरफुल पोर्ट्रेट बनाते थे। जी। तो वो कहा कि ये हुसैन को पोर्ट्रेट नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने जब ये लिखा तो विद वेंजेंस आई केम और मैं पूरा एक बड़ा एग्जीबिशन से पोर्ट्रेट का बना दिया ये साबित करने के लिए जी कि बनाना चाहिए कि क्रिटिक्स की क्या हक रखते हैं हमें वो कहने की कि आप ये कीजिए, ये ना कीजिए। सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाते रहे हैं आप? सेल्फ पोर्ट्रेट तो हज़ारों बनाए, क्योंकि सेल्फ पोर्ट्रेट वैसे नहीं कि आईने में देख के। जी जी। जैसे रेम्ब्रांत बनाया करते थे। रेम्ब्रांत, हाँ, जैसे रेम्ब्रांत, मैं तो वो जैसे बिल्कुल एक क्लासिकल फिगर आ जाता है, जैसे बिब्लिकल कोई थीम में होते ना। जी। तो वो बस पोर्ट्रेट बना, बहुत लाइक ए प्रॉफिट। नॉट ए प्रॉफिट, इट कुड बी ए डेविल आल्सो। जी। जी। आपके कितने आर्टिस्टों ने पोर्ट्रेट बनाए? मेरे ख्याल से ये जो आर्टिस्टों ने तो बनाए हैं, बेंद्रे ने बनाए हैं और 2-3 आर्टिस्टों ने किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी हुई, जो कम से कम 1000 बच्चों ने मेरे पोर्ट्रेट बनाए। हाँ, ये कब हुआ? अच्छा, 1000 नहीं, वो तो 1000 सिलेक्ट हुए थे जी। 7000 पोर्ट्रेट बने हैं जी। तो और 7000 पोर्ट्रेट, वो एक मशहूर महल का एक हुआ करता था, अभी एक साल पहले, 2 साल, 1.5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने ये कहा, मेरा जो मशहूर महल में मैं आया था जी, और उसमें कहा कि आखिर में उनको इनाम दिया जाएगा सारे हिंदुस्तान से, जो एक इनका स्केच बना के, पोर्ट्रेट बना के भेजेंगे। जी। तो 7,500 पोर्ट्रेट आए थे जी। और 8 साल से 80 साल के बच्चों ने बनाए थे, ज़्यादातर सब बच्चे थे। जी। तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, जिस तरह से उन्होंने वेरिएशंस किए थे और जो लिखा था जी, वो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और हालत ये थी कि फिर मैं, चाहे मैं वहाँ बेंगलोर जाऊँ या किसी जगह जाऊँ, तो जहाँ स्कूल बच्चों की बस एक जा रही थी, जी, वही मशहूर महल अच्छा। जैसे ही देखते मशहूर महल। आपने फिल्में भी बनाई हैं, फिल्मों का उसके बारे में बताइए। फिल्मों का तो इस कदर शौक था जी, कि मैं तो चाहता था कि ये पेंटिंग तो जैसे एक ये चीज़ है, लेकिन जो मेरी तमन्ना थी कि फिल्म में, और जो इसीलिए बॉम्बे आया था, और लेकिन वो स्टूडियो के दरवाजे पर वहीं रोक दिया गया और उससे अंदर दाखिला ही नहीं हुआ। जी, और फिर सिनेमा की होर्डिंग बना, चलो मैंने कहा चलो होर्डिंग ही बनाए। सिनेमा का एक शुरू से, जब मैं स्कूल में तब भी फिल्में देखा करता था और उनके ऊपर बाकायदा लिखा करता था। जी, उनके तमाम एक क्रिटिकल एक उसका असेसमेंट क्या होना चाहिए। बिल्कुल ये कीन स्टूडेंट था मैं फिल्म का पहले से। तो जो बाहर के भी जो फिल्म मेकर्स थे जो अच्छे थे, जैसे वो मतलब वहाँ के नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पीसी बारुआ थे जी, जो कलकत्ता के न्यू थिएटर्स के, उनकी फिल्में, नितिन बोस, अपने बॉम्बे में चौधरी वगैरह ऐसे थे कुछ, तो उन्हीं की फिल्में मुझे ज़्यादा पसंद आया करती थी। ये था, तमन्ना थी कि कभी किसी एक फिल्म बनाई, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। फिर जाके 67 में एक साहब वहाँ से पेरिस से आए थे, उन्होंने फिल्म डिवीज़न के अंदर कहा कि ज़रा, इंदिरा जी ने बुलाया था और कहा था कि ज़रा देखें, कुछ इसको कोशिश करें, कुछ नई चीज़ें अंदर आएँ। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई थी कि जो नॉन फिल्म मेकर हैं उनको फिल्म दी जाए। वाह, समझे, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, पेंटर्स हैं, ताकि कुछ नया ब्लड आए, नए सोचने का तरीका निकले। तो सबसे पहला विक्टिम मैं था जी। उन्होंने कहा कि नहीं दी जाए, तो वो हंगामा मचा था उस वक्त, कहना कि ये फिल्म कैसे बनाएगा, तो बहुत ही हाईली टेक्निकल चीज़ है। लोग इस कदर मजाक उड़ाते थे मेरा, हंसी जी। मेरे खुद अपने करीब के दोस्त वो कहने लगे कि क्यों तुम अपने आप को वो कर रहे हो, क्या है, क्या समझ क्या रहे हो जी। मुझे तो क्यों, उसमें है क्या, जो फिल्म टेक्निक वगैरह है, हालांकि जानता नहीं था, कभी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आप पहले 1-2 महीने आप फिल्म डिवीज़न में जाइए, वो सारा एडिटिंग, ये सिनेमाटोग्राफी, ये वो सारा टेक्निकल चीज़ आप देखिए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं देखना चाहता जी। बोले नहीं क्या होगा, मैंने कुछ भी हो, अब आपने बुला लिया है
तो मैं तो बनाऊँगा। अच्छा वो राजस्थान की फ़िल्म थी, जी तो कहा एक राजस्थान की कलर की फ़िल्म, मैंने कहा नहीं मैं ब्लैक एंड वाइट बनाऊँगा। जी तो कहे राजस्थान और अगर रंग ना हो तो राजस्थान नहीं। जी मैंने उसमें बहुत से जो पंडित थे उस वक्त के और जो कल्चर की लेडीज़ बैठी हुई थी, वो नाम नहीं लेना चाहता, वो कहने लगी कि आप हमसे आके मिलिए क्योंकि ये तो बहुत बड़ा वो है और राजस्थान को समझना चाहिए, उसके रंगों को उसकी। तो उनकी बातें सुनी जी समझे, लेकिन किया वही जो मैं चाहता था। जी यहाँ तक कि मैं जब फिल्म बन रही थी राजस्थान में जा रहे थे, तो जो उन्होंने कैमरामैन सबसे अच्छा दिया था जी जो पेरिस वगैरह का, वो उसने कैमरा ही रख दिया, बोले मैं ये करते हैं क्योंकि ये ऐसा होता ही नहीं, कभी ऐसा किया नहीं गया। जी तो वहाँ मैंने कहा था कि आपको मेरा हुक्म सुनना होगा, जी जो मैं कहता हूँ वही करूँ। जी तो वो उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी कि मैं नहीं करना चाहता। अच्छा, ये फिल्म का नाम क्या था जो आप ये फिल्म का नाम था थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। हालांकि ये भी मैं नाम नहीं रखना चाहता था, जी मैंने बड़ा एक पोएटिक नाम दिया था, क्योंकि जैसलमेर, बूंदी और चित्तौड़ ये 3 सिटीज़ के ऊपर बेस करके किया था। जी और उसके जो कैरेक्टर थे, एक जूता, जी एक सिंगल जूता वो राजस्थानी, एक छतरी जी और एक लालटेन जी और एक गाय। कि ये फिल्म जब बड़ी मुश्किल से बनी, बॉम्बे में आई और वहाँ जनाब उसकी एडिटिंग वगैरह, क्योंकि एडिटिंग ऐसी है कि अंदर कोई कहानी तो थी नहीं, जी तो मैं बैठ के सारा कौन सा सीक्वेंस क्या उसके बाद सब वो किए थे। और सेट टू सर्टन म्यूज़िक के अंदर कोई एक वर्ड नहीं है। जी जब बन गई तो वो मुझे याद है, तो वहाँ के दानश्वर जो बॉम्बे के हैं सबको बुलाया था, वहाँ के उन्होंने देखी, उसमें बड़े लीडिंग एडिटर्स और ये सब थे। वो जनाब हॉल में आधे में उठ गए और हंसने लगे, जी और मुझे इस कदर एक ह्यूमिलिएशन जैसा हुआ। जी मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन था कि मैंने जो किया है कोई ऐसा कोई वो नहीं किया, मुझे ज़रा भी उसके अंदर शक नहीं हुआ कि वो नहीं है। ये मैंने कहा ये लोग समझ नहीं रहे, मैं क्या करूँ। जी मेरे बहुत करीब का एक दोस्त जो फिल्म बना चुका, वो कहने लगा कि क्या इसको तुम्हें हाथ नहीं लगाना था, इसमें जाना ही नहीं था ये तो। जी तो खैर मैंने कहा ठीक है। जी उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर अशोक मित्रा, जी और ये सारी फिल्म बची अशोक मित्रा की वजह से, जी क्योंकि जब यहाँ पहुँची, वो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वो फिल्म की एक कॉपी लेके मैं न्यूयॉर्क गया था। जी तो इन्होंने तो कह दिया था कि ये फिल्म, वो वर्ड है कि दिस फिल्म देयर आर सम गुड शॉट्स बट इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, हाँ और दूसरे डायरेक्टरों को कह देंगे उसमें से उस करके कुछ दूसरा बनाए। तो मैंने मना किया था कि आप या तो इसको बिल्कुल आप स्क्रैप कर दीजिए, मगर और किसी को मत दीजिए। जी लेकिन चूँकि उनकी प्रॉपर्टी तो जो कुछ कर सकते थे, म्यूटिलेट कर सकते थे। तो वो एक प्रिंट लेके मैं न्यूयॉर्क गया था। तो वहाँ म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के जो आर्काइव्स हैं जहाँ फिल्में वगैरह रखते हैं, तो एक हमारे कोई दोस्त थे, उनके ज़रिए ना उन्होंने वहाँ स्क्रीनिंग की। जी उनको इतनी पसंद आई तो उन्होंने कहा ये फिल्म तो हम अपने आर्काइव्स के लिए लेना चाहते हैं। मैंने कहा आप जल्दी लिखिए हमारी सरकार को। जी ये वहाँ पर सत्यजीत रे की पथेर पंचाली है। जी तो मैंने कहा ये बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो उन्होंने जब लिखा तो इनकी आंखें खुली कि कुछ है। जी और फिर ये फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भेजी गई। जी तो वो भी सिर्फ अशोक मित्रा की वजह से, वहाँ भी नहीं, क्योंकि यहाँ से फिल्म जा चुकी थी और फिर यहाँ से टेलीग्राम गए थे उसको विड्रॉ करने के लिए अच्छा कि ये फिल्म ना जाए, जी वो अभी उसमें ऑफिशियल एंट्री नहीं होना चाहिए। जी लेकिन अशोक मित्रा के तमाम कुछ उससे उनको बहुत पसंद आ गई थी, जी पहुँच गई और उसको गोल्डन बेयर मिल गया, ओहो जो फिल्म डिवीज़न को किसी डॉक्यूमेंट्री को नहीं मिला था। ओहो, सिल्वर मिले। तो ये नहीं देखिए ना कैसे, जब तक अब तक वो जो जहनियत है ना, उसके जब बाद तक बाहर के लोग वो ना करें, वेस्टर्न वो ना करें, यहाँ तक उसकी कोई कदर नहीं। वहाँ से सर्टिफिकेट ले लें तभी ये लोग रियलाइज़ करते हैं। उसके बाद आपने और बनाई फिल्में? उसके बाद फिर वो एक दफ़ा जो चढ़ा बुखार, जी तो कैमरा खुद ख़रीद लिया। मैंने कहा ये कैमरामैन भी नहीं होना चाहिए हम ही। तो जी। 16 mm में बहुत सी फिल्में बनाई जी जो ऐसे रिलीज़ तो नहीं कर सकते, कुछ लेकिन नाम 10-12 नाम उसमें बहुत सी हैं। एक है कैलकाटा अनएडिटेड जिसका नाम रखा जी। था। सब लेकिन सब 10 मिनट 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाता जी वो है। फिर एक ये इसके ऊपर बनाई थी जो फोक डांसेस जो यहाँ आते हैं 26 जनवरी को। तो मैं वहाँ जाके रहा था, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं था कि ये फलां का फोक डांस है ये नहीं। तो मैंने 2 स्क्रीन पर साइमल्टेनियसली चलती हैं वो, जी ब्लैक एंड वाइट में की थी, और उसका जो म्यूज़िक वो सेट किया था जैज़ पे। अच्छा हालांकि फोक डांसेस सेट टू द जैज़ म्यूजिक, जी
क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, वो काफ़ी पसंद आई थी वो। यहाँ तक कि मैं कहूँगा, अगर छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन सत्यजीत रे को वो बहुत पसंद आई थी। जी। आपके पसंदीदा फिल्म मेकर्स में कौन कौन है? वाह, सबसे पहले तो जैसे रसूलिनी तो हैं ही, क्योंकि क्यों इन्होंने आप उनको इतना इनके ज़्यादा? इन्होंने वो, क्योंकि वो खुद जो कहते थे कि ये जो आई एम मेकिंग फिल्म बियॉन्ड फिल्मिंग, जी ये जो सिनेमा में फिल्म चलाते हैं ये सब फिल्में नहीं, ये तो टोटल एक्सपीरियंस ऑफ है। जी क्योंकि एक उन्होंने जो शॉट लिया था पहली फिल्म का, ओपन सिटी के अंदर जो वो गए थे, जर्मनी के अंदर जी वर्ल्ड वॉर में जनाब डिस्गाइज होके अब जर्मनी पहुंच गए थे कैमरा लेके। जी तो ऐसे ऐसे कैंडिड शॉट्स लिए हैं और वो फिल्म गई वहाँ, जब स्क्रीन करने से रिलीज़ करने से पहले वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह को बताई गई, जी तो उन्होंने पता नहीं क्या कि बोले नहीं, ये बहुत ही एक हॉरर जैसा हो जाता है, इसे नहीं रिलीज़ किया जाए। जी तो वो रसूलिनी काफ़ी वो गुस्सा हुए थे और उन्होंने जनाब एक ऐसी हरकत की जी जो वहाँ इटालियन में बहुत वो माना जाता है कि अगर किसी की एक्सट्रीम इंसल्ट करना हो जी तो उनके सामने आप खड़े होकर पेशाब कर दें। जी। तो वो स्टेज पे चढ़ के प्रेसिडेंट के सामने पेशाब कर ओहो, इतना ज़्यादा गुस्सा था दिया। तो उनको। उससे उनको वहाँ से उनको इटली से उनको निकाल दिया गया था, जी। तो जाके पेरिस में। जी लेकिन उसके बरक्स जब हमारे यहाँ सत्यजीत रे जब पहली फिल्म बनाते हैं जी फतेह पंचाली, जी तो उस पर भी यहाँ लोगों ने शोर मचाया कि ये तो हिंदुस्तान को बहुत ही वो गरीबी और ये सब बताई गई, ये तबाही, ये नहीं बनाना चाहिए बाहर। लेकिन इत्तेफाक से पंडित जी तो थे जी और वो काफ़ी रोशन ख्याल थे, जी उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्या है, ये भी एक साइड है, लेकिन बड़े पोइटिकली एक चीज़ बताई गई है जी जो कि हमारी आंखें खुलती हैं इससे देख। जी। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, मस्जिदें हैं। आपको इनमें से कौन सी इमारतें ज़्यादा पसंद हैं? जैसे मैं समझता हूँ जिसमें जो मुग़ल आर्किटेक्चर में जो था यहाँ, वो फतेहपुर सीकरी इज़ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है। जी ये फिर उसके बाद है ये हुमायूंस टूम्ब यहाँ का। जी जामा मस्जिद ज़रा डेकोरेटिव हो गई है, जी सिवाय वो डोम्स का बड़ा बोल्ड एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर इतना ह्यूज वाइट और ब्लैक जो लाइंस लगाई हैं, जी वो काफ़ी डेयरिंग थी जी उतनी। लेकिन फिर द रेस्ट जो दूसरे जो हिस्से थे वो ज़रा इतने वो नहीं हुए जितने कि फतेहपुर सीकरी तो बस एक कमाल है। वो जी। तो दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट आके उसको एक हैरत करते हैं उसको देख के कि क्या स्पेस और स्ट्रक्चर का जो उन्होंने एक मार्वल एक करिश्मा पैदा किया। और फिर मंदिरों के अंदर तमाम जो साउथ के टेम्पल्स हैं, अब उसमें वो देखिए दोनों में कितना एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। अब यहाँ पर द ग्रैंडियर है जी इसमें, मुग़ल आखिरी जो बुलंद दरवाजे वगैरह, और जो वहाँ से समरकंद और ताशकंद से जो तमाम जो आए थे, जी उसका सारा इन्फ्लुएंस है ये। जी लेकिन यहाँ आके किस तरह से हमारे हिंदू आर्किटेक्चर के कॉम्बिनेशन से जी एक नई एक फॉर्म पैदा हुआ। जी लोधी गार्डन है मेरे ख्याल से, इतना 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 खूबसूरत गार्डन हिंदुस्तान तो क्या कि ना कहीं आपको सारे एशिया में नहीं जी। मिलेगा। जी अब यूँ जापान बड़ा मशहूर है, लेकिन अब वो खूबसूरती आर्टिफिशियल है, वो जी। इतनी दैट इज़ मोर मॉन्यूमेंटल जी हमारा ये रहा। जी तो मैं जो कह रहा था, वहाँ जो साउथ के जो मंदिर हैं, ये मीनाक्षी टेम्पल और जो बने बने हुए हैं साउथ, उसमें उसमें जो एक छोटे छोटे स्कल्पचर लेके जी और ऊपर तक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जी लेकिन फिर आप उससे उससे पहले जाइए तो वो है वहाँ महाबलीपुरम जी या कोणार्क। जी ये तो दीज आर द मास्टरपीसेस ऑफ ऑल शाहकार। टाइम, शाहकार हैं। जी और जिस तरह से केव्स को, और ये जैसा एलिफेंटा केव है, जी ये कमाल की चीज़ें हैं। जी तो ये आर्किटेक्चर का काफ़ी कैसे वो किया जाना है कि शुरू से ही दिलचस्पी थी। मगर आपने खुद भी कभी इस मैदान में कदम रखा है? हाँ, मैं बस अभी कुछ हाल में ही जी एक यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जी तो उन्होंने कहा कि मकान बनवाना चाहते थे, तो ऐसे ही कहा उन्होंने। हालांकि मैंने कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, जी लेकिन एक कॉमन फ्रेंड थे, ऐसी कोई बात निकली जी तो बोले किया जाए। जी क्योंकि
थोड़े से हम यूँ भी हमारा ज़रा ये एक एक निकनेम भी है, हरफन मौला है। जी। शक्ल हरफन मौला जैसी, लेकिन हम जानते नहीं ज़्यादा। जी। लोगों को ऐसा मालूम होता है कि मैं बहुत जानता हूँ, क्योंकि वो बड़ी सूफियाना एक जो नक्शा बना हुआ है जी। कि ये तो कुदरत का खेल है, मेरा जी। तो है नहीं। तो वो कहा कि आप बना दीजिए, जी। जैसे जैसे फिल्म बनाने के लिए कह दिया था। जी। तो फिर मुझे तो मैंने कहा ये किया जाए। हालांकि काफ़ी बीच में परेशानियाँ हुई, परेशानियाँ इस सेंस में कि वो पहला जो स्केच किया था जी। और जो खाका दिया था, उस पर जो यहाँ के एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट हैं उन्होंने देखा, तो ये तो बन ही नहीं सकता, मतलब ये तो जी। प्रैक्टिकल है ही नहीं। जी। लेकिन ये हो सकता है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की जाएँ, कुछ थोड़ा से इसको बनाने के लिए वो एक दूसरा मॉडल बना के लाए। जी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि या तो आप ये उनसे बनवा लीजिए, जी। नहीं बनेगा तो यही बनेगा। तो क्या ये आपका छोटा रिहायशी घर है? हाँ, ये रहायशी घर है। जी। तो उसमें ये फिर मैंने जैसे कि आर्किटेक्चर के अंदर सिर्फ कंफर्ट्स और यूटिलिटी जी। ये ज़रूरी है, जी। लेकिन सिर्फ उसी पर सारी तवज्जो रखना और बाकी जो एक सेंस ऑफ डिज़ाइन है जी। उसको इग्नोर करना, जी। और फिर डिज़ाइन के साथ साथ द यूज़ ऑफ मटेरियल जी। और उसका जो बड़ी सटल कलर्स के कॉम्बिनेशन, जी। ये हमारे यहाँ से जा रहे हैं, है नहीं। तो आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है इसमें? इसमें मैंने तो यानी इसमें बहुत कुछ फैंसी चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जी। तो ऐसे 3 कलर लिए थे, वाइट मार्बल और जी। ब्लैक ग्रेनाइट। जी। हाँ जी, और एक वो जो जैसलमेर का बड़ा गोल्डन रिच जी। पत्थर होता है, जी। वो, लेकिन उसको ऐसे ऐसे स्लैब्स नहीं लगाए, जी। उनको बिल्कुल ही जैसे रॉक फॉर्मेशन के अंदर जो आते हैं, जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, जी। वैसे वॉल्स किए हैं। जी। अब जहाँ पीछे पीछे के हिस्से में चारों तरफ ये दीवारें हैं, जी। एक मंजिला है वो, बीच में पूल है, जी। वो ऐसा दिखता है कि जैसे कोई आप किसी पहाड़ी में बैठे हुए हैं। जी। तो लेकिन उसको फिर किस तरह से ब्रेक करना कहीं वाइट से, जी। ये तमाम सारी चीज़ें अब अभी 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 बस वो कंप्लीट हो रहा है। जी। तो देखिए अब लोगों का क्या ख्याल है, ख़ासतौर पर आजकल के आर्किटेक्ट। नए घरों में ग्लास का बहुत इस्तेमाल होता है, आपने किया है उसमें? हाँ, वो क्योंकि ग्लास यहाँ पर मैंने वो बिल्कुल ब्रॉन्ज़ टिंटेड ग्लास इस्तेमाल किया, जी। जो सामने का फ़साद है जी। और ऐसा टिल्टेड है, जी। ताकि वो जो जो सामने की जो ट्रीज़ वगैरह का रिफ्लेक्शन आए, जी। तो वो बिल्कुल ही एक मूवमेंट मालूम हो। जी। फिर ये वही काइनेटिक इफ़ेक्ट आ गया अंदर। जी। तो ह्यूज, नहीं तो अगर बिल्कुल ही जो वॉल या जो कुछ भी फ़साद है, अगर आप उसको बिल्कुल ही वो कर दें ओपेक, जी। तो वो फिर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। जी। तो आजकल की जैसी ज़िंदगी है और ये वो उसमें वो फीलिंग ऑफ एयर होना चाहिए, जी। फीलिंग ऑफ ट्रेमेंडस मूवमेंट होनी चाहिए। जी। आर्किटेक्चर में भी यानी ये, हालाँकि पहले ज़माने में आर्किटेक्चर वो कले की तरह बनाए जाते थे, जी। क्योंकि वो और चीज़ थी, वो कॉन्सेप्ट और था। अब ये है, अब आप जो आजकल जैसे कहते हैं, अब आजकल आपको ग्लास हाउस में रहना चाहिए, जी। जी हाँ। ताकि आप लोगों को देख सकें, लोग आपको देख सकें। सही बात है। तो जी। प्राइवेसी तो चाहिए। जी। तो ये आपसे आर्किटेक्ट्स नाराज़ हो जाएँगे, जिस जिस तरह आपसे आपने पोर्ट्रेट्स बनाए थे, तो आर्टिस्ट नाराज़ हो गए कि पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट नहीं बनाना चाहिए। आपने फ़िल्म बनाया तो लोगों ने कहा कि हुसैन साहब को फ़िल्म नहीं बनानी चाहिए। अब आपने घर बनाया तो लोग कहेंगे कि आपको घर नहीं बनाने चाहिए। नहीं, नहीं, नाराज़ तो नहीं, अच्छा ज़रा एक बहस छिड़ेगी, जी। तो और वो बहस छिड़ना बहुत अच्छी चीज़ है। जी। तो अगर भले ही मुझे अगर ये कहें कि मैं थोड़ी-सी, जी चाहता है थोड़ी-सी शरारत की जाए, जी। क्योंकि ये क्या हमेशा शरीफ जैसे बट के बनने और कहेंगे नहीं, नहीं साहब मैं ये नहीं करना चाहता। जी। कर दिया, जी। फिर आइए जी। डिस्कशन हो, जी। और ऐसा हो कि बिल्कुल बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटेशन हो। जी। अच्छी ये आर्किटेक्चर के अंदर और भी एक चीज़ है, जो कितना भी मॉडर्न स्ट्रक्चर तमाम हो, लेकिन जैसे कि मैं एक अपना एक आदत रही है मेरी, जी। वो हिंदुस्तानियत ज़रूर अंदर कहीं न कहीं उभरनी चाहिए। जी। तो तो अब जितना भी आप मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाएँगे, जैसे यहाँ सारा ग्लास, एक सिलेंडर है, एक रेक्टेंगुलर है और एक सेमी सर्कल है, जी। जिसको मैं कहता हूँ कि वो 1/4 ऑफ ए सर्कल। जी। तो मैंने वैसे 4 यूनिट बनाए, तो 4 यूनिट में एक से 1/4 ऑफ ए सर्कल, जी। दूसरा ये रेक्टेंगल जी। व्हिच इज़ 30 फीट हाई, जी।
और तीसरा सिलेंडर, जी। और चौथा एक अंदर एलिमेंट डाला है, उसको कहा मैंने पिलर, वो जो कीर्ति स्तंभ जिसे कहते हैं। जी। तो वो बिल्कुल ही 67.5 डिग्री पर है, ओहो, ऐसे हाँ टिल्टेड है। जी। तो फिर उस पर भी काफ़ी वो हुई कि ग्लास ये पे गिर ठहरेगा जाएगा। नहीं, वो टावर ऑफ पीसा जैसे वहाँ पर है जी। वो हाल है। तो मैंने कहा मुझे यही चाहिए, इसकी वजह ये है कि हर चीज़ वहाँ वर्टिकल है। जी। तो उस वर्टिकलिटी को ब्रेक करने के लिए ये एक थोड़ी सी आंखों को जर्क लगना चाहिए, जी। झटका लगना चाहिए। जी। समझे? तो ये वो, और उसके ऊपर मैंने क्या किया, उस पिलर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, जी। कंक्रीट का बना के उसके ऊपर ये कॉपर का क्लैडिंग की है, जी। और उसमें सारी गीता इंस्क्रिप्शन। अच्छा। तो वो कीर्ति स्तंभ के तौर पर हो गया। अच्छा। तो ये 4 एलिमेंट्स मैंने कहा ये हैं एक आदमी को पहचानने के लिए। जी। 2 आँखें, एक नाक जी। और लिप्स। जी। समझे? तो ये चीज़ होती है पहचानने की, ये इस तरीके से ये हैं ये। जी। और उसके ऊपर फिर एक स्कल्पचर भी बिठाया, क्योंकि जैसे पहले भी हमारे आर्किटेक्चर में स्कल्पचर का बहुत नुमायाँ जी। हिस्सा होता था। मकान हो या मंदिर हो, ये हो, ज़रूर स्कल्पचर बनाया करते थे अंदर कहीं न कहीं। तो मैंने बिल्कुल ऊपर एक स्कल्पचर बिठा दिया, वाइट फाइबर ग्लास का, और वो है गरुड़। जी। अब वो रियलिस्टिक नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ये इतने रेक्टेंगल और सिलेंडर ये सब थे, तो वहाँ मैं चाहता था कि एक बिल्कुल ही एक ऑड शेप आना चाहिए। जी। तो वाइट फाइबर ग्लास में है, वो विंग्स के जैसे इफेक्ट देता है, जी। लेकिन वेरी हैवी। जी। तो वो गरुड़ का कॉन्सेप्ट है जी। कि यहाँ विष्णु जब सारे स्पेस में घूमते थे, जी। कि ये उनका वहीकल है। जी। तो मैंने ऐसे ही उसमें एक बड़ा अच्छा उस पर नोट लिखा, मैं कल ही ख़त्म किया, जो आपको अच्छा। आज बताऊंगा। जी। कि ये लोग हो सकता है कि ये समझें, कहेंगे ये क्या अजीब सा बना बैठा है। जी। तो मैंने उनसे कहा था कि उसने लिखा था कि ये है तो वो विष्णु का वो, जी। और एक ऐसा फॉर्म मालूम होना चाहिए जो आउटर स्पेस का दिखे, जी। एलियन हो, जो इससे कोई कनेक्शन ना हो। अच्छा। समझे? तो वो उसको एकदम ऊपर मैंने रख दिया। किस रंग में है ये? वो बिल्कुल फाइबर ग्लास में भी है, तो उसका कलर भी कोई उससे बनी है। जी। तो बिल्कुल एक एलियन एलिमेंट है। तो मैंने कहा एलियन आउटर स्पेस का है, वो विष्णु का वो है। तो विष्णु तो एलियन थे ही, वो सब इधर उधर जाते थे। जी। फिर कहा कि अगर नॉन बिलीवर्स हैं, अगर वो ये कहें कि नहीं हम नहीं जानते विष्णु कौन थे और गरुड़ा कौन था, जी। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर ये वो है, ये नजर बट्टू है। जी। 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 कि ताकि एक इतने अच्छे खूबसूरत चेहरे पर जी। मैंने एक थोड़ा सा दाग लगा दिया, जी। ताकि नजर ना लगे। जी। आपके ख्याल में अच्छे आर्टिस्ट और बुरे आर्टिस्ट में क्या फर्क है? वही वो वैसे ही जैसे एक अच्छा आदमी और बुरे आदमी। वो क्या फर्क वो क्या फर्क है? अच्छे art मतलब ये कि एक पेंटिंग, एक मास्टर, एक बहुत अच्छा पेंटिंग बना देना, ये कोई मुश्किल नहीं है इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी। जी। कोई भी बना सकता है, जी। जिसने कभी कलम भी ना उठाया हो। जी। समझे? जी। वो भी अगर वो थोड़े से स्टडी करे, सर्टिफिकेट, तो वो एक पेंटिंग बड़ा अच्छा बना सकता है। जी। बन गया। जी। अब उसके बाद क्या? जी। वो जो सेकंड पेंटिंग है, वहाँ पता चलता है कि आप क्या हैं। जी। और फिर जब वो सक्सेशन ऑफ पेंटिंग्स आते हैं, जी। तो उससे आपकी सारी पोल खुल जाती है। जी। और वहाँ पहचाना जाता है कि आदमी ये आर्टिस्ट जेन्युइन है या नहीं। जेन्युइन होना अच्छी जेन्युइन होना ज़रूरी है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, जी। पर्पस क्या है आपका पेंट करने का। जी। सिर्फ लोगों को चौंका देना है या लोगों को धोखा देना है, कई 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 वो हो सकते हैं। जी। तो वो छुपते नहीं। जी। एक पेंटिंग में आदमी तो छुपा सकता है। जी। जैसे एक मुलाकात में आदमी अपने आप को बड़ा अच्छा जैसा पेश करना चाहे कर दे, लेकिन ज़्यादा मुलाकात से खुल जाती है। तो वैसे ही है। तो आदमी पहचाना जाता है बॉडी ऑफ वर्क्स जी कि ये अच्छा आर्टिस्ट है या नहीं। अच्छा, ये जो इंटेलेक्चुअलिज्म एक ट्रेंड है, उसके बारे में। इंटेलेक्चुअलिज्म हमें अक्लमंदों की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा है कि कभी कभी अक्ल को भी ताक में रख देना चाहिए। जी। क्योंकि जब तक वो जुनून का और वो कैफियत ना पैदा हो, वहाँ तक आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। जी। तो सिर्फ अगर अक्ल से काम आप लेंगे तो वो, और ये अक्ल जो ये लफ्ज़ है, ये अरबिक वर्ड है अकला। जी। ये निकला वहीं से है। जी। अकला का मतलब वो जो
ऊँट की नुकेल में वो जो नाक में जो नुकेल होती थी जिससे उसको रोका जाता था। जी तो अक्ल का मतलब है रुकना, जी रोका जाना। जी हाँ जी। तो यहाँ जो हम आजकल के उसमें जो अक्ल को इस्तेमाल करते हैं वो रुकना नहीं जानते, जी वो बस हर उसमें अपनी अक्ल लड़ाते रहते हैं। जी हाँ जी। और उसको इतना पेचीदा कर देते हैं, जी एक मामूली सी मसला लेके इंटेलेक्चुअल्स की जब बहस चलती है जी तो वो जनाब वो इतनी अंदर उसमें पेचीदगियाँ पैदा कर देते हैं जी कि वो असल मफहूम ही गायब हो जाता जी है। ये फिर ये एक तरीके से एक एक्सरसाइज मेंटल जिसको कहते हैं, जी ये भी अच्छी है, बड़ी दिलचस्प है। जी ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ों की मजलिस में बैठ के आपको लुत्फ़ आएगा, हरगिज़ नहीं आएगा। जी जी अक़लों के यहाँ बैठना ज़रूरी है। जी लेकिन जब वाक़ई कुछ करना है तो उस कैफ़ियत पे पहुँचना है तो उसको ताक़ में रखना पड़ता है बस। ऐसे मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, जी लेकिन और ख़ास तौर पे पेंटिंग में जी लोग मुझसे मुत्तफ़िक़ हों या ना हों, जी लेकिन यहाँ जब जैसे मेरे ख़्याल से मैं उसको भी कोट कर सकता हूँ, ये पॉल क्ले जर्मन आर्टिस्ट जी जो बड़ा कई किताबें उसने लिखी हैं। जी मशहूर आर्टिस्ट है जी जिसके बहुत मॉडर्न आर्ट उसके काफ़ी उससे मुतासिर हुआ है। जी उसने भी यही कहा जी कि आप सारी थ्योरीज़ पढ़ लीजिए जी और तमाम थ्योरीज़ प्रोफाउंड उसको आप उस पर कितनी भी प्रोफाउंड थ्योरी हो जी उसको वो कीजिए एक्सपैंड। लेकिन जब आप पेंटिंग करने बैठें जी उस वक़्त सारी थ्योरीज़ खिड़की से बाहर फेंक दीजिए और फिर पेंटिंग शुरू। जी हमारे जो आपके जो कंटेम्प्रेरी पेंटर्स हैं उनके बारे में आप अपनी राय का इज़हार करेंगे? मुझे पता नहीं क्या मैं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ जी कि क्योंकि मैं एक तो हिंदुस्तान में चारों तरफ घूमता रहता हूँ जी और जहाँ भी जाता हूँ चाहे वो छोटे वो पेंटर्स हों, कोई भी मिले उनके घर जाके उनके काम देखता हूँ। जी क्योंकि एक बड़ी एक शौक़ है, क्योंकि एक जो मूवमेंट चल रही है उससे भी दिलचस्पी है मुझे। सिर्फ़ अपनी कि भई एक हम जो कर रहे हैं वही ठीक है और दूसरे नहीं, ये नहीं है। जी क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी वैरायटी है, इतनी डायमेंशंस हैं, तो वैसे ही काम भी वैसे ही हो रहा होगा और हो रहा है। जी लेकिन हमारे ये जो तंग नज़र जो बैठे हुए लिखने वाले हैं, जी वो देख ही नहीं रहे हैं। जी वो बस उनका एक इतना उनका वो स्टीरियोटाइप और इतना नैरो उनका आउटलुक है जी और फिर उनके भी वही रेफरेंसेस वही हैं, वो आंद्रे मार्लो, ऑल रॉजर्स और ये हर्बर्ट रीड वगैरह। जी जी। तो वो मैं समझता हूँ एक क्रिटिक हिंदुस्तान में नहीं है, आर्ट क्रिटिक कर रहा हूँ। जी एक नहीं है जिसको वाक़ई ऐसी दिलचस्पी हो, जी जिसने इतने वसी उस पर मैं समझता हूँ हमारे नौजवान आर्टिस्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी उनमें से अब कुछ के उनमें नाम ये ज़रूरी नहीं कि सभी अच्छा कर रहे जी हैं, हाँ समझे? लेकिन जैसा पिकासो कहा करता था कि पेरिस में उस ज़माने में 50,000 आर्टिस्ट थे। जी अब उसमें मीडियोकर जैसे सभी थे। जी तो वो कहता है इन सब की ज़रूरत है, जी क्योंकि कई आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं, जी इतने उनको इतना शऊर नहीं है जी कि वो उन्होंने अपने पेंटिंग में क्या बात पैदा की। जी तो वो जो दूसरे जो आर्टिस्ट जो अवेयर हैं, वो वहाँ से पिकअप करते हैं। तो ये जैसे एक वो है, पूरी ह्यूज फैक्ट्री चल रही है। जी एक मशीन है, जी जिसकी ये भी एक इम्पोर्टेंट, इवन द मीडियोकर पेंटर इज़ इम्पोर्टेंट इन द होल जी सेटअप। जी तो वैसे पेंटर्स हैं, कलकत्ता में हैं, जी फिर ये बड़ौदा में हैं, अहमदाबाद में हैं, भोपाल में हैं जी और आप उनके कुछ फिर नाम बताएं जो आपके ख्याल में आगे बहुत जाने वाले हैं, काफ़ी प्रॉमिस है जिनके फन में, ऐसे आपने जिनको मेरे ख्याल से स्पॉट आज किया से हो? कुछ एक 10 एक साल पहले मुझे एक वीकली में एक आर्टिकल लिखा था कंटेम्प्रेरी आर्ट के ऊपर। जी तो उस वक़्त खुशवंत सिंह एडिटर थे। जी तो निसीम इज़ीकी लिख रहे थे। जी तो मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम एक अब तुम्हारे जो पसंदीदा यंग आर्टिस्ट हैं, जी उसके नाम दे दो। जी तो मैंने उस वक़्त कोई 10 कहा था कि 10 नाम दो। जी तो मैंने पहला जो नाम रखा था उस वक़्त, जी हालाँकि मैं उस आर्टिस्ट से मिला भी नहीं था। जी जी वो था गणेश फाइन, जी जो कलकत्ता के हैं। जी अच्छा, अब वो गणेश फाइन के और 4-5 और आर्टिस्ट हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। जी गणेश फाइन, फिर उसके बाद एक लक्ष्मण गौड जी जो हैदराबाद के हैं। जी ये बड़ी पावरफुल उनकी लाइन्स हैं, ये हैं। जी और फिर एक लक्ष्मण श्रेष्ठा हैं जो नेपाल के हैं। जी
और वो आजकल बॉम्बे में रहते हैं। जी उनकी जो एब्स्ट्रैक्शन, उनकी जो फीलिंग ऑफ कलर, जी एक एक ब्रूता जो यहाँ दिल्ली में है। जी जी। अब हालांकि इनसे मेरा मिलना जुलना नहीं होता, नहीं, लेकिन इनके मैं काम देखा करता था, जी इसलिए मैंने इन सब के नाम लिखे। और ऐसे मैंने 8 नाम लिखने के बाद मुझे 9वां नाम आ नहीं रहा था, जी तो 9 का खाना छोड़ दिया जी और 10वां नाम लिख दिया मैंने, तो जी वो 9 बाकी रहा। तो जी एक बड़ी दिलचस्प उससे वो कभी, क्योंकि कहीं भी जाओ जी तो हर एक समझता था कि वो 9वां शायद मैं हूँ। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। जी तो कहीं ना कहीं शरारत करने की आदत है। जी दुनिया में आपको सबसे अच्छा पेंटर कौन लगता है? मुझे वाकई पिकासो की जो शख्सियत है, जी वो मेरे ख्याल से जाइंट ऑफ, क्योंकि उसने सारा तारीख बदल दी। जी और तारीख बदलने के सिवा उसने क्या किया, उसने पेंटिंग को लिबरेट किया। जी उसने तमाम नॉर्म्स और इज्म सब को तोड़ दिया और इस कदर काम किया। और फिर दूसरी ये कि वो खुद कहता था कि मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, जी इसलिए कि इस कदर करना है मुझे। जी अगर मैं एक लेके बैठूं तो वो हो सकता है मैं सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ और उसको बिल्कुल अल्टीमेट उस तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम है डिस्कवर करना। मैं चंद एलिमेंट ज़िंदगी के देख रहा हूँ, जैसे ही मिलते हैं उसको मैं डिस्कवर करता हूँ और थोड़ा करके फिर छोड़ देता हूँ दूसरों के लिए। अब आप उसको लेके चलिए अगर आप चाहो। बहुत वैसे साहब, आप अपने बच्चों के साथ इतना वक्त गुजारते हैं, अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं और आप इतने बड़े आर्टिस्ट भी हैं, ये कैसे कर लिया आपने? नहीं, यहाँ मेरे ख्याल से अब तक वो जो जो वेस्टर्न सोसाइटी में एक जो एलिमेंट ऑफ एलिनेशन जी का जो एक बड़ा जोर है, जी ठीक, वो गनीमत है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी नहीं है। शहरों में चंद जी नौजवान हाँ, करते हैं बिल्कुल। बाकी, लेकिन वही इस कदर जब मिलते हैं, आप अपने गली में भी चली जाइए, किसी गांव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, इतनी वो दिल वो होता है जी जिस गर्मजोशी से मिलते हैं लोग। जी तो आपको, जैसे मुझे एक बड़ा अच्छा वाक़या था कि 64 में मेरा एग्ज़िबिशन था न्यूयॉर्क में। जी और उस ज़माना द हाइट ऑफ अवांगार्ड मूवमेंट थी, जब वो कह रहे थे कि पेंटिंग के अंदर इमेज ऑफ ह्यूमन फॉर्म इज़ ए वीक एलिमेंट, जी क्योंकि उसमें सेंटिमेंट आ जाते हैं। पेंटिंग इज़ प्योर पेंटिंग। तो ऐसे 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 एक्सपेरिमेंट हुए कि उन्होंने कहा ये ह्यूमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। और उस ज़माने में जबकि बिल्कुल पीक पे था, बड़े बड़े क्रिटिक रोजनबर्ग और दो तीन जो थे वहाँ के, वो वहाँ एक 64 में एग्जीबिशन हुआ मेरा, और मैंने बिल्कुल पोर्ट्रेट्स उसमें रखे और सारे फिगरेटिव जैसे मैं करता था जी वो लेकर गया। तो वो लोग हैरान बोले, आप अभी कहाँ हैं, आप ये तो फिगर तो जा चुका है। जी ये इतना क्रिटिसाइज किया बोले आप फिगर। तो मैंने कहा मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, जी जहाँ पर 70 करोड़ इंसान चारों तरफ घूमते हैं, जी कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जी बहुत अच्छी बात। ये आप विंबलडन देखने अक्सर हर साल हाँ। जाया करते हैं, ये क्यों? आपको किन किन खेलों से दिलचस्पी है आपको? टेनिस से बड़ा क्यों, बचपन में टेनिस खेलता था कि हमारे वालिद भी टेनिस खेला करते थे, काफ़ी प्रैक्टिस करता था। वरना स्कूल में मैं अपने हॉकी का और फुटबॉल का कैप्टन था। जी तो ये स्पोर्ट्स से और गेम से बड़ा बड़ा था दिलचस्पी। जी तो अभी तो मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा वो है वो सॉकर है। सॉकर सॉकर के लिए मैं अभी, जैसे जब भी जो वर्ल्ड कप होता है जी तो जहाँ जहाँ होता है वहाँ पहुँचता हूँ। अच्छा वो सब देखता हूँ। जी क्यों मगर ये क्रिकेट पता नहीं क्यों। हालांकि जैसे मैं कहते थे कि वो फुटबॉल में भी मैं गोलकीपर होता था। जी अब गोलकीपर में चूंकि हाइट की वजह से रख देते, जी लेकिन अगर एक जोर से कोई किक मारे बॉल को तो जी मैं बॉल समेत अंदर नेट में चला जाता था। क्रिकेट नहीं खेला आपने? क्रिकेट से पता नहीं क्यों ऐसी सख्त नफरत थी। जी तो मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त थे, वो क्रिकेट खेल, उनसे जो बड़े पुराने स्कूल के दोस्त थे, उनसे इस कदर झगड़ा हुआ था इसी पे जी कि बातचीत हमारी बंद हो गई थी। जी ये बहुत सख्त अंग्रेजी जी खेल है। अंग्रेज़ों से यूं ही थोड़ी सी उस वक्त की जो जी गांधी जी के ज़माने और वो मदरसा जो बताया था जी जाता, जी तो यूं ही उनसे थोड़ी बहुत वो थी, मुझे ज़रा चिढ़ थी, जी चिढ़ता था मैं। जी तो मैंने कहा ये भी एक बड़े पैन के 5 दिन तक खेले जा रहे हैं,
हिमाकत है, जी। क्योंकि इसके अंदर कोई ना कुछ ना स्किल है, जी। गेम ऑफ चांस, और फिर जनाब उसके ऊपर तारीखें लिखी जा रही हैं, और क्या हो रहा है। हुसैन साहब, कहा जाता है कि आपको री इनकारनेशन में एतकाद है, क्या ये बात सच है? री इनकारनेशन, क्योंकि अगर वो एक लॉजिकल जो एक उसका अगर उसको थिंकिंग की जाए, जी। क्योंकि जितनी चीज़ें भाई फलां एक बच्चा अंधा पैदा हुआ, जी। ये या उसको डिफेक्टिव पैदा हुआ, जी। तो वो उसने क्या ऐसा क्या किया था, उसको क्यों सज़ा दी जाएगी। जी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो उसको सोचते हैं, तो जी। मालूम होता है कि इसके ये सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं थी, जी। और ज़िंदगी है, और उसके बाद भी ज़िंदगी। जी। अब उसके उसके फॉर्म क्या होंगे जी। वो खुदा जाने, जी। लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, यानी जैसे कहते हैं कि आपका हाथ भी ऐसा उठाना, जी। वो जो उतनी मूवमेंट वहाँ गई, जी। वो इस कॉस्मोस में हमेशा के लिए यानी वो रह गई, जी। क्योंकि जैसे कई आवाज़ें हैं, कई तमाम चीज़ें हैं, वो सब महफूज हैं जी। इस कॉस्मोस में। और मेरे ख्याल से कुरान शरीफ के अंदर भी कहा हुआ है जी। कि कोई चीज़ भी यहाँ की बेमानी नहीं, जी। जितनी भी चीज़ हो रही है उसका कोई पर्पस है। जी। तो ये कह देना कि अब ये एक वहाँ अब एक चिल्ली का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसका कोई मकसद ही नहीं है। जी। लेकिन है कि वो न मालूम कहाँ जाएगा और किस एलिमेंट से मिलेगा। तो ये जो एक साइकिल चलती है जी। ऑफ चेंजेस की, जी। तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक पूरा साइंस है ये जी। कॉस्मोलॉजी का। जी। तो मैं समझता हूँ ये इस हिसाब से ये जो अंदर जो हमारी एनर्जी जिसको रूह कहते हैं, जी। सिर्फ ये अभी के लिए इस जिस्म के लिए नहीं है, जी। क्योंकि वो तो है हमेशा। जी। और यूँ भी जैसे कलाम पाक में भी तमाम है जी। कि वो क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और आपके सामने सारी चीज़ें सामने, तो वो क्या है, जी। वो यही चीज़ें हैं जी। कि सब चीज़ें वहाँ हैं। तो जब भी कदम उठाओ या जो कुछ भी कहो, जी। तो वो ये ना समझो कि बेकार है जी। या कोई सुन नहीं रहा है या जी। कोई बस कर दी, तो वो उसके असरात होंगे, जी। मुझे उसको आपको भुगतना पड़ेगा। जी। जो कुछ भी है आप कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसके भुगतना मतलब बिल्कुल मैं ज़रा बड़ा मौलवियाना साउंड कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। लेकिन अगर इसमें सोचा जाए तो ये एक अलग ही ज़मीन है जी। जिसमें, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल मैंने फिल्म में बड़ी अच्छी दी थी जी। कि भाई जब एक फ्रेम के अंदर आप कैमरा खोल के बैठे हैं जी। और एक आदमी इस तरफ से आता है जी। और आपके फ्रेम में से होके चला जाता है। जी। अब वो फ्रेम में तो वहाँ आया, तो उसका कनेक्शन, अब हालांकि आप उस आदमी को जानते नहीं, जी। कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है, जी। ये भी नहीं मालूम है। लेकिन अब आप उसको उस फिल्म के अंदर उसको कैसे रिलेट करेंगे, जी। तो वहाँ आपको सोचना होगा उसके सारे मूवमेंट से वो कहाँ से। अब मैं तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताऊँ कि भाई वो राइट से आया और लेफ्ट की तरफ गया। जी। अब फिर वहाँ से कैमरा जब मूव करता है और वो लेफ्ट के जो फ्रेम में नहीं था, उनको अब आप कैसे उस इमेज रिलेट करेंगे। तो ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है ऑफ इमेजेस या स्ट्रक्चर ऑफ एक्शंस। तो वो एक्शन सिर्फ आप समझें कि उस एक फ्रेम में वहीं उतना ही वहाँ ख़त्म नहीं होता, वरना वो फिर बेमानी आदमी आया खड़ा रहा, फिर अब खड़ा है तो वहाँ खड़ा थोड़ी रहेगा, क्योंकि आखिर अगर मूवमेंट है, अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो या तो आपको उसको वहाँ से निकलता हुआ बताइए या आता हुआ बताइए। तो इसकी अक्कासी आपकी तस्वीरों में भी होती होगी कि कंटिन्यूटी जो है। हाँ, कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो मुझे जैसे मैंने अब अक्सर कहा कि एक पेंटिंग मेरा कंप्लीट है ही नहीं। जी। एक पेंटिंग जब कर लेते हैं जी। तो उससे पहले क्या की थी और उसके बाद क्या होगा, तब जाके वो पेंटिंग मीनिंगफुल हो गया, वरना कोई बेमानी है। खाली आप क्या ड्राइंग रूम लेके लगा देंगे जी, तो इट्स नॉट ए पीस ऑफ डेकोरेशन। नो। अगर कोई आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात है तो, वरना एक फूल लगा दीजिए बना के। आप को अगर फिर से मौका मिले अपनी ज़िंदगी गुजारने का, फिर वही 24-25 बरस के आप हों, तो फिर इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे गुजारी, या कुछ उसमें तब्दीली आ इसी जाएगी? तरीके से नहीं, क्योंकि वो तो फिर वो जो जैसे गुजरी जब लेफ्ट को गए तो वो मैदान क्या है क्या मालूम। जी।
तो उसकी तलाश करेंगे, जी। तो वहाँ फिर और आगे चलेंगे। कोई अफ़सोस है आपको कि इस नहीं भाई, वो किसी खुदा बात के का फजल से नहीं है? कोई ये नहीं कह सकता। तो जिस तरह से दोस्तों ने और लोगों ने जो है चाहा। चाहा, तो ये मैं ख्याल से मैं खुशकिस्मत हूँ। जी। जैसे भाई एक बड़ा अच्छा आखिर में ये कि वो कि हमारे एक दोस्त ने सूजा ने कहा था, जी। सूजा ने कहा था कि भाई तुम्हारे जो है, तुम्हारी 50 जो तुम्हारा जो वजूद है, जी। वो 50% तुम्हारी दाढ़ी है और 30% जिस तरह से तुम अपने दोस्त चुनते हो, जी। मतलब तुम्हारे दोस्त अहबाब हैं जो तुम बड़े अच्छे, तुम्हारे सर्कल है, जी। वो हैं जी। और 10% जी। तुम्हारे पास टैलेंट है। जी। नहीं, 10% एक हार्ड वर्क करते हो जी। और 10% परहैप्स सम टैलेंट। नहीं, नहीं, ये सब प्रोपोर्शंस बदल दिए जाएं तो बात कुछ बनती है। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, काम शुरू कर रहे हैं अब आप, क्या करना चाहेंगे आगे? या 1000 कैनवसेस जो आप चाहते हैं, 1001 कैनवसेस जो चाहते हैं, या आपने फिल्म बनाए, आपने पोइट्री लिखी, आपने फोटोग्राफी की, आपने घर बनाना शुरू किए हैं, और क्या करना चाहेंगे? ये कभी मैंने कोई प्लान तो किया नहीं था। जी। जैसे जैसे होता गया करते चले गए। जी। जैसा वो आया, जैसे वो चार्ल्स चैपलिन का कहना है जी। कि मैं तो अपने जरिए माश के लिए छोटी छोटी फिल्में बनाया करता था। जी। जब उन्होंने शुरू किया था उसे, तो उसके बाद वो आर्ट हो गई, तो दैट इज नॉट माई फॉल्ट। तो ये बेसिकली यही आप भी कहेंगे अपने बारे में। हाँ, यही मैं बेइंतहा शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और हम लोगों से बात की। बात पूरी नहीं हुई है, फिर हाँ, नहीं, कभी बात मौका तो मिलेगा तो फिर जैसा कहते हैं ना कि जी। रामायण कभी खत्म नहीं हो सकती। जी। जब तक आप जिंदा हैं, रामायण चली जा रही है। जी। वैसे ही एक जो जिंदगी के किस्से हैं, कहानी है जी। और जो काम है, तो वो तो कभी चलता खत्म ही नहीं है। होने वाले। बेइंतहा शुक्रिया।